आज हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 2 से डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। डॉन का मतलब होता है स्टार्ट, आगाज़ या शुरुआत या ज़हूर उसका, और मॉडर्न से मुराद है जदीद, और फिज़िक्स को उर्दू में तिब्बियात कहते हैं। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का मतलब है जदीद तिब्बियात का आगाज़। हम इस चैप्टर में मॉडर्न फिज़िक्स के आगाज़ पर बात करेंगे। मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आगाज़ कब हुआ, क्यों हुआ, और ये कौन कौन सी थ्योरीज़ पर बेस्ड है, और मॉडर्न फिज़िक्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसने कौन कौन सी नई दरियाफ्तें करने में हमारी मदद की, और ये सब कुछ हम इस चैप्टर द डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में जानेंगे। फ़िज़िक्स के इल्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरा क्वांटम फ़िज़िक्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की आमद से पहले की तमाम थ्योरीज़ और उन थ्योरीज़ पर बेस्ड काम को हम क्लासिकल फ़िज़िक्स में शामिल करते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म और क्लासिकल मैकेनिक्स शामिल है। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बाद जितना भी फ़िज़िक्स में काम हुआ वो सब का सब क्वांटम फ़िज़िक्स या फिर मॉडर्न फ़िज़िक्स का हिस्सा कहलाता है। क्वांटम फ़िज़िक्स में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स शामिल हैं। मगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ डील करेंगे तो हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की ही बात करेंगे। बाकी क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स की बाकी ब्रांचेस की बात हम नहीं करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में भी नाकाम रही है। छोटे ऑब्जेक्ट्स से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साइज़ 10⁻⁹ मीटर से कम हो, जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह। और ऐसे छोटे बड़े तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अगर लाइट की स्पीड से या उस लाइट की स्पीड के आसपास किसी स्पीड से हरकत करना शुरू कर दे तो भी क्लासिकल मैकेनिक्स इन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हमारी कोई मदद नहीं कर पाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स पर सबसे ज़्यादा काम गैलीलियो और न्यूटन ने किया। क्लासिकल मैकेनिक्स के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स पर सबसे ज़्यादा काम गैलीलियो ने किया। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम मोशन की ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम हरकत की वजह बनने वाले अवामिल यानी कि फोर्स को डिस्कस नहीं करते। डायनामिक्स में हम मोशन और इसका सबब बनने वाले अवामिल यानी कि फोर्स को भी स्टडी करते हैं। फिज़िक्स की इस ब्रांच पर सबसे ज़्यादा न्यूटन ने काम किया। न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ मोशंस दिए। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को मिलाएं तो फिज़िक्स की एक ब्रांच बनती है जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म को मिलाएं तो जनरल क्लासिकल फ़िज़िक्स बनती है। क्लासिकल फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूटन के लॉज अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ का फ्यूचर बता सकते हैं। हमें किसी चीज़ हरकत करते हुए जिस्म की वेलोसिटी पता हो तो हम बता सकते हैं कि इस टाइम ये बॉडी यहाँ पर है और थोड़ी देर के बाद ये बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि हम इसका फ्यूचर बता सकते हैं। हमने न्यूटन के कवानीन को अप्लाई किया और बहुत सी इजादात की। हमने कारें बनाई, जहाज़ उड़ाए, रॉकेट खला में भेजे, ट्रेन चलाई और बसें चलाई। दुनिया की हर हरकत करती हुई चीज़ पर हमने न्यूटन के कवानीन अप्लाई किए और इनकी हरकत का मुशाहिदा किया। मसलन ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हरकत कर रही है। इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से घूम रही है और सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर में 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हरकत कर रहा है। इन तमाम अजसाम पर हमने न्यूटन के कवानीन अप्लाई किए और इनकी हरकत का मुशाहिदा किया। क्योंकि ये अजसाम ना तो बहुत छोटे थे यानी एटॉमिक लेवल पर नहीं थे, यानी इनका साइज़ एटॉमिक डायमीटर से बड़ा था, और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत बहुत कम थी। अब इस चैप्टर में स्लो स्पीड और हाई स्पीड से क्या मुराद है। स्लो स्पीड तो लाइट की स्पीड से बहुत बहुत कम स्पीड जो होगी वो स्लो स्पीड होगी, और हाई स्पीड लाइट की स्पीड है। लाइट बहुत तेज़ स्पीड से हरकत करती है, जबकि स्लो स्पीड से मुराद वो तमाम स्पीड है जो लाइट की स्पीड के मुकाबले में बहुत बहुत कम हो। क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर/आवर है। क्या आपको पता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है? इतना ज़्यादा फासला रोशनी सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेती है। तो खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि रोशनी की रफ्तार कितनी ज़्यादा है। 3 लाख किलोमीटर/आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। तो इस चैप्टर में हाई स्पीड से मुराद रोशनी की स्पीड होगी या रोशनी की स्पीड के लगभग कोई भी स्पीड होगी।
کلاسیکل فزکس میں موجود لاس اور تھیوریز اسمال آبجیکٹس یعنی کہ چھوٹے اجسام کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ کوانٹم فزکس اسمال آبجیکٹس یعنی کہ چھوٹے اجسام کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ تو اسمال آبجیکٹس اور لارج آبجیکٹس سے کیا مراد ہے؟ اسمال آبجیکٹس یعنی کہ چھوٹے اجسام سے مراد ایسے تمام آبجیکٹس ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، جن کا سائز 10⁻⁹ میٹر سے کم ہوتا ہے، جیسے کہ ایٹمز، الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز وغیرہ، یعنی جن کا سائز اٹامک ڈایا میٹر کے برابر ہو۔ اور لارج آبجیکٹس سے مراد کلاسیکل میکینکس میں ایسے تمام آبجیکٹس ہیں جن کا سائز 10⁻⁹ میٹر سے زیادہ ہو، یعنی اٹامک ڈایا میٹر سے بڑا ہو، جن کی کوئی ڈیفینٹ پوزیشن اور ڈیفینٹ والیوم ہو۔ ایسے تمام اجسام جن کا سائز 10⁻⁹ میٹر سے کم ہو، مثلاً اٹامک لیول پر اجسام جیسا کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران، کلاسیکل میکینکس وہاں فیل ہو جاتی ہے اور ان کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں ہماری کوئی مدد نہیں کرتی، اور یہاں انٹری ہوتی ہے کوانٹم میکینکس کی۔ بہت چھوٹے اجسام کی حرکات کا مشاہدہ کرنے کے لیے فزکس کی جو برانچ ہماری مدد کرتی ہے اسے کوانٹم میکینکس کہا جاتا ہے، جبکہ وہ تمام اجسام جو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کرنے لگیں تو بھی کلاسیکل میکینکس فیل ہو جاتی ہے۔ ان تمام اجسام جو لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کر رہے ہوں، ان سے ڈیل کرنے کے لیے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہماری مدد کرتی ہے۔ کوانٹم میکینکس اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی آمد کے ساتھ ہی ماڈرن فزکس کی بنیاد ڈلی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام آبجیکٹ جن کا سائز بہت چھوٹا ہو، 10⁻⁹ میٹر سے کم ہو، یعنی کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وغیرہ، تو کلاسیکل میکینکس ان کے بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور وہ تمام آبجیکٹ جو کہ لائٹ کے لگ بھگ کسی سپیڈ سے حرکت کرنے لگے، وہاں بھی کلاسیکل میکینکس ہماری کوئی مدد نہیں کرتی۔ کلاسیکل میکینکس بلیک باڈی ریڈیشنز کے فینومینا کو ایکسپلین کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ بلیک باڈی ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جس پر اگر لائٹ کو انسیڈنٹ کریں تو وہ ساری لائٹ کو ابزارو کر لیتی ہے، اور جب اسے ہیٹ کیا جاتا ہے تو بلیک باڈی ساری ریڈیشنز کو ایمٹ کر دیتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب کسی باڈی کا ٹمپریچر سراؤنڈنگ سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہیٹ کو ایمٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر کچھ کم ویو لینتھ کی ریڈیشنز بھی بلیک باڈی نے ایمٹ کی اور کچھ زیادہ ویو لینتھ کی ریڈیشنز کو بھی ایمٹ کیا۔ تو کلاسیکل میکینکس بلیک باڈی ریڈیشنز کے گراف کو سمجھنے میں ناکام رہی۔ اسے 1900 میں میکس پلانک نے ایکسپلین کیا اپنی مساوات E=hf کے ذریعے۔ کلاسیکل تھیوری کے مطابق لائٹ ایک ویو ہے، مگر میکس پلانک نے کہا کہ لائٹ چھوٹے چھوٹے پیکٹس پر مشتمل ہے، جسے اس نے کوانٹا کا نام دیا۔ ہر پیکٹ کی انرجی الگ ہوتی ہے، اسے ایک فارمولے سے ڈٹرمائن کیا جا سکتا ہے، E=hf کے ذریعے۔ h کو پلانکس کانسٹنٹ کہتے ہیں اور اس کی ویلیو ہوتی ہے 6.65 10⁻⁻34 جاؤل سیکنڈ، اور f فریکوینسی آف دا لائٹ کو کہتے ہیں۔ کلاسیکل میکینکس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ لائٹ کے پارٹیکل نیچر کو کنفرم کرتا ہے۔ جب کسی مخصوص فریکوینسی کی لائٹ میٹل کی سرفیس سے ٹکراتی ہے تو یہ ایک بلٹ کا کام کرتی ہے، جا کر میٹل کے الیکٹران سے ٹکراتی ہے، ان کو اپنی انرجی ٹرانسفر کرتی ہے، بالکل ایک پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتی ہے، اور میٹل کی سرفیس سے الیکٹرانز ایجیکٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ باہر نکال دیتی ہے۔ کلاسیکل میکینکس نے تو کہا تھا کہ لائٹ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے اور صرف ویو نیچر شو کرتی ہے، مگر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ نے تو لائٹ کے پارٹیکل نیچر کو کنفرم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے لائٹ کا نیچر بہت ہی عجیب ہے، جب ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پارٹیکل ہے، پارٹیکل نیچر شو کرتی ہے، اور جب ہم اسے آبزرو نہ کر رہے ہوں تو یہ ایک ویو ہے، یعنی لائٹ ڈوئل نیچر رکھتی ہے۔ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ لائٹ کے پارٹیکل نیچر کو کنفرم کرتا ہے۔ اسے آئنسٹائن نے 1905 میں ایکسپلین کیا۔ آئنسٹائن نے بھی میکس پلانک کی ایکویشن E=hf کو استعمال کرتے ہوئے اس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کو ایکسپلین کیا۔ یوں ماڈرن فزکس کے قدم دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ کلاسیکل فزکس کامپٹن ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ کامپٹن ایفیکٹ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کے پارٹیکل نیچر کو کنفرم کرتا ہے۔ کامپٹن نے جب ہائی انرجی ریڈیشنز یعنی ایکس ریز کو گریفائٹ سے ٹکرایا تو ایکس ریز کے فوٹونز گریفائٹ کے الیکٹرانز کے لیے بلٹ ثابت ہوئے۔ ایکس ریز کے فوٹونز نے اپنی انرجی اور مومنٹم گریفائٹ کے الیکٹرانز کو منتقل کر دیا، جس سے ان میں کائنیٹک انرجی آ گئی اور گریفائٹ کے الیکٹرانز ناک آؤٹ ہو گئے۔
क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक तो एक्स रेज समेत तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव हैं, जबकि A.H. कॉम्पटन ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। उन्होंने भी मैक्स प्लैंक्स की इक्वेशन E=hf को इस्तेमाल किया। यूँ धीरे धीरे मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियादें मजबूत होती। रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था और बताया कि एटम्स के दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर मिदारों में गर्दिश कर रहे हैं। मगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स के मुसलसल एक्सेलरेट करने से इनकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती और इनके मिदार का रेडियस भी फिर कम होता जाता और वो हरकत करते करते धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाते, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में एनर्जी खारिज करते हैं, और जब ये मुसलसल एनर्जी खारिज करते रहते हैं तो इन रेडिएशन से बनने वाला एक स्पेक्ट्रम भी तो कंटिन्यूस होना चाहिए। मगर जब एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया तो ये कंटिन्यूस नहीं था। बोहर ने इस डिफेक्ट को दूर किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में हरकत करता है और ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। बोहर ने भी मैक्स प्लैंक्स की इक्वेशन E=hf को इस्तेमाल किया और इस डिफेक्ट को दूर किया। डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर भी रखती हैं और पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। ये तमाम डिस्कवरीज होती गई और इन तमाम सवालों के जवाब मिलने लगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स देने में नाकाम रही। इस तरह फिज़िक्स की एक नई ब्रांच ने जन्म लिया जिसे क्वांटम मैकेनिक्स या फिर मॉडर्न फिज़िक्स कहा जाता है।